नमस्कार, मैं डॉक्टर नागरत्ना गणवीर। तो मानव अधिकारों के बारे में फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ चुके हैं। मानव अधिकार क्या है, उनका कब उदय हुआ, कहाँ से उदय हुआ, मानव अधिकार को संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब डिक्लेयर किया, मानव अधिकार की घोषणा कब की, और मानव अधिकारों की जो विश्वव्यापी घोषणा थी उसमें 30 धाराएं थी। वो जो धाराएं हैं वो कौन कौन सी हैं, इसके बारे में विस्तार से हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त का गठन। तो 26 दिसंबर 1993 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की रक्षा के लिए एक मानवाधिकार उच्चायुक्त का गठन किया। उच्चायुक्त के गठन को पश्चिमी देश अपनी जीत मान रहे थे और पश्चिमी देश जो है उच्चायुक्त को अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते थे, जबकि विकासशील देश उच्चायुक्त को कम अधिकार के पक्षधर थे। उच्चायुक्त का जो कार्यकाल है ये 4 वर्ष का होता है और मुख्यालय जिनेवा में है। उसकी एक शाखा न्यूयॉर्क में रखी गई है। वर्तमान में ब्राजील के सर्जियो कैमरो डिमेली उच्चायुक्त पद पर आसीन है। मानवाधिकार को संरक्षण एवं प्रोत्साहन। मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा निरंतर प्रयास किए जाते हैं और ये जो प्रयास है ये बहुत आवश्यक है। फर्स्ट नंबर है वैश्विक विवेक के रूप में मानव अधिकारों का जो संरक्षण और प्रोत्साहन दिया जाता है। तो पहली बात यह है इसमें महत्वपूर्ण कि या पहली विशेषता है वैश्विक विवेक के रूप में, यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन करने वाली मानवाधिकार गतिविधियों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान केंद्रित करती है। दूसरा नंबर है कानून निर्माता के रूप में महिलाओं, बच्चों, कैदियों और नजरबंदियों तथा मानसिक रूप से जो विकलांग होते हैं, ऐसे लोगों के अधिकारों का हनन होता है, उत्पीड़न होता है, उल्लंघन होता है, तो उस पर याद दिलाने का काम कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये मानव अधिकार आयोग ये इस तरह से संरक्षण प्रदान करता है। निगरानी व्यवस्था के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ राष्ट्रों को मानवाधिकार आचरण को अपनाने कहता है कि नहीं, आप लोगों को ये पालन करना पड़ेगा। जैसे कहीं किसी देश में चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है, तो नहीं, चाइल्ड लेबर ये ख़त्म करो। अशिक्षा है तो जल्दी अशिक्षा कम करो। महिलाओं के साथ असमानता का व्यवहार है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, असमानता का व्यवहार। इस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानवाधिकार के द्वारा बोला जाता है, मानवाधिकार अपनी आवाज़ उठाता है। इसी तरह से निगरानी व्यवस्था के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ राष्ट्रों को मानवाधिकार आचरण अपनाने कहता है। मुख्य केंद्र बिंदु के रूप में OHCHR को मानवाधिकारों के उल्लंघन की सूचना समूहों और व्यक्तियों से प्राप्त होती है। हर वर्ष 1 लाख से ज्यादा शिकायतें मिलती मानवाधिकार आयोग के पास में। संयुक्त राष्ट्र निकायों के पास भेज दिया जाता है। तुरंत हस्ताक्षर कर हस्तक्षेप के अनुरोध फैक्स और ईमेल के द्वारा OHCHR को भेज दिए जाते हैं। बचाव पक्ष के रूप में काम करता है मानवाधिकार आयोग। यदि किसी प्रतिवेदक या कार्यदल का जो अध्यक्ष है वह मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन की उसकी शिकायत मिलती है, जैसे कि उत्पीड़न या कानूनी अधिकार के बिना फांसी देना, तो संबंधित देश तुरंत संदेश भेजकर कथित शिकार व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी करने के लिए अपील करते हैं
करते हुए हालात का खुलासा करने का अनुरोध करता है और इस प्रकार से मनमाने ढंग से किसी को भी किसी भी देश में मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। लोगों को गायब कराने और निरंकुश तरीके से नजरबंद पर भी कार्यवाही करता है। मानवाधिकार आयोग शोधकर्ता के रूप में भी काम करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकारों के मुद्दों पर आंकड़े एकत्र करता है। विभिन्न देशों के अध्ययन के आधार पर देशी लोगों के अधिकारों के संरक्षण संबंधी दस्तावेज का भी वो मसौदा तैयार करता है। मानवाधिकार आयोग जो है एक अपील मंच के रूप में भी है। सभी प्रकार के रंग भेद, नस्ल भेद की समाप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि, उत्पीड़न विरोधी कन्वेंशन, महिलाओं के प्रति भेदभाव समाप्त करने के लिए कन्वेंशन, इसके अंतर्गत लोग उन सरकारों के खिलाफ शिकायतें भी भेज सकते हैं जो कि मानवाधिकारों का हनन करते हैं। जो भी किसी भी देश में मानवाधिकार आयोग स्वयं या गैर सरकारी संगठन प्रतिवर्ष लाखों शिकायतों की सुनवाई करते हैं। इसी तरह से तथ्य पता लगाने वाले के रूप में मानवाधिकार आयोग जो है यह तथ्य पता लगाने का भी काम करता है। विभिन्न जो घटनाएं होती है, जैसे कैदियों के साथ होती है, कास्ट के आधार पे किसी तरह से होती है, रंग के आधार पे किसी तरह से किसी के साथ दुर्घटना होती है, घटनाएं होती है, कोई देश परेशान करते हैं, तो रंग के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, तो वहाँ पर मानवाधिकार आयोग है अपनी बात रखता है। मानवाधिकारों की प्रतिष्ठा बढ़ाने और मजबूत करने के उपाय का सुझाव देता है। विवेकशील राजनीतिक के रूप में मानवाधिकार आयोग जो है यह एक विवेकशील राजनीतिक के रूप में काम करता है। उच्चायुक्त कैदियों की रिहाई, मृत्युदंड की जगह साधारण कैद की सजा देना है। मानवाधिकार मुद्दों पर अत्यंत गोपनीय ढंग से बातचीत करते हैं। हर वर्ष 1 लाख से ज़्यादा शिकायतें मानवाधिकार आयोग के पास आती है, बहुत ध्यान से सुनता है और उस पर फिर एक्शन लिया जाता है। मानवाधिकारों का उल्लंघन कहाँ कहाँ पर हो रहा है इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि वास्तव में मानवाधिकारों का बहुत जगह पे उल्लंघन होता है। खासकर इसमें जो गरीब वर्ग का व्यक्ति रहता है वो ज़्यादा पीसता है। तो 1992 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 120 देशों में मानवाधिकार आयोग के अनुसार कुल 3 प्रकार के मानवाधिकारों का सबसे ज्यादा हनन होता है। ये 3 प्रकार के कुछ मानवाधिकार हैं। कुछ देशों में राजनीतिक बंदियों को उन पर मुकदमा चलाए बिना ही वर्षों तक जेल में रखा जाता है। ये मानवाधिकारों को बहुत बड़ा उल्लंघन है। किसी व्यक्ति को जेल में है राजनीतिक बंदी के रूप में, वो कई वर्षों तक वहीं पड़ा हुआ है। इसी तरह से कहीं कहीं राजनीतिक बंदियों को बिजली के झटके देकर यातनाएं दी जाती है। कई देशों में शासक अब भी कोड़े लगाने, हाथ काटने जैसे अमानवीय दंड देते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में 10 से 15 हजार के बीच राजनीतिक बंदी थे। इंडोनेशिया में 55,000 से 1 लाख के बीच राजनीतिक बंदी है। अफ्रीकी देशों में मेरोडेशिया, गिनी, दक्षिणी अफ्रीका और इथोपिया ऐसे देश हैं जहां पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बिना मुकदमा चलाए ही नजरबंद रखा जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है और मानवाधिकार उसी के लिए बना है। लेकिन राजनीतिक बंदियों के कारण राजनीतिक बंदियों पर, कैदियों पर अनेक उपचार होते हैं। कभी रंग भेद के आधार पर, लिंग भेद के आधार पे अन्याय होता है। तो ये सब बातों पर जो है मानवाधिकार आयोग चर्चा करता है। इराकी जेलों में राजनीतिक अभियुक्तों को धीमा जहर दिया जाता है। 2 ऐसे अभियुक्तों को इंग्लैंड में डॉक्टरी जांच होने पर उनके शरीर में थैलियम विष की बहुत मात्रा पाई गई थी। अमेरिका में नाबालिगों को फांसी देना, कैदियों और विचाराधीन कैदियों के साथ क्रूरतापूर्ण बर्ताव करना, ये आम बात है।
तो इस तरह मानवाधिकारों का हनन, गरीबों को थोड़ा सा पैसा देना। आप देखोगे कई एरिया ऐसी है जहाँ पर खाना दे देते हैं और दिन भर काम कराते हैं। कहीं पर 2-4 रुपए दे दिए, कपड़े दे दिए, थोड़ा खाना दे दिए, पैसा नहीं दिए। इस तरह से मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। जिन लोग जागरूक हैं उन लोग ये बात उठाते हैं और मानवाधिकार आयोग सुनता है और फिर उस देश को क्या कहना चाहिए, कहता है कि नहीं, ये जो स्थिति खराब है इसे जल्दी से जल्दी सुधारो। अब हम देखते हैं भारत में मानवाधिकार का गठन कब हुआ। तो भारत में हम देखते हैं कि अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया भारत में, और इसी तरह से छत्तीसगढ़ में मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई 16 अप्रैल 2001 में की गई थी। तो हम देखते हैं आज़ादी के इन 70 सालों में हमारे देश में शिक्षा का स्तर बढ़ा है। भारत में जो बच्चे हैं साक्षर हो रहे हैं, और 2001 की जनगणना के अनुसार 6 से 14 वर्ष के 63 मिलियन बच्चे, 6 करोड़ के करीब बच्चे हैं, वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। ये भी एक बड़ी गंभीर समस्या है। सरकार यद्यपि बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन भारत में हम जानते हैं गरीबी के कारण और अशिक्षा के कारण पढ़ाई का महत्व पेरेंट्स समझते नहीं हैं। निर्धनता और आय के संबंध में देखें तो विश्व के 1/3 निर्धन व्यक्ति भारत में है, और 25 करोड़ बाल श्रमिकों में करीब 14 करोड़ बाल श्रमिक भारत में है। यद्यपि इस पर सरकार बहुत कठोर कदम उठा रही है और लगातार ये प्रयास कर रही है कि सारे बच्चों को पढ़ाया। जैसे कि आप देखेंगे कि फ्लाईओवर बनना है वहाँ, या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनने हैं, वहाँ पर जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए टीचर भेजा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो सरकार बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन लोग जागरूक नहीं है, तो उसके लिए इतना सरकार का प्रयास भी नाकाफी हो जा रहा है। बंदी गृहों में बहुत सारे कैदी 1,80,000 विचाराधीन हैं, और इसी तरह से हम देखते कभी महिलाओं के साथ, कभी वे देखिए जातिगत भेदभाव किया जाता है। यह भी मानवाधिकारों का उल्लंघन है। अब हम देखते हैं मानवाधिकार की दृष्टि से भारत की स्थिति एवं योगदान। तो भारत में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के आर्थिक सामाजिक परिषद और महासभा के अधिवेशन में सक्रिय रूप से जब भी मानवाधिकार की कोई बैठक होती है, भारत जो है सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाता है। भारत के प्रमुख व्यक्ति मानवाधिकार निकायों में महत्वपूर्ण सदस्यों के रूप में शामिल हैं। श्री PN भगवती, जाति भेदभाव समाप्ति करने के संबंध में श्रीमती शांति सादिक अली, निरंकुश नजरबंदी कार्यकर्ता दल के रूप में श्री कपिल सिब्बल की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में पारित किया गया था। जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो वही आयोग का अध्यक्ष रह सकता है। मानव अधिकार के संबंध में विश्व जनमत जो है लगातार जागरूक हो रहा है, और हम पॉलिटिकल साइंस वालों को तो बिल्कुल अपने मानव अधिकारों के प्रति जागरूक होना है। हमारे अधिकारों का हनन होता है, वहाँ पर चुप नहीं बैठना है, हमेशा सही काम करना है, और कभी भी गलत हो वहाँ पर बिल्कुल आवाज़ उठाना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गैर सरकारी संगठन मानव अधिकारों की रक्षा की दिशा में लगातार सक्रिय हो रहे हैं। मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ सक्रिय संगठन बनाए गए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल, संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियां, वर्किंग ग्रुप ऑफ द कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, द पॉलिटिकल कमीशन ऑफ जस्टिस एंड पीस तथा द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। ये भारत में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए ये संगठन बने हुए हैं। नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए भी जनता का संघ PUCL, पीपल यूनियन फॉर द सिविल लिबर्टीज कहा जाता है। और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए भी जनता का संघ
PUDR ये बना हुआ है। तो जागरूकता अत्यंत ही आवश्यक है। सबसे बड़ी बात है, आपको अधिकार दे दिए गए हैं, लेकिन आपको ये मालूम ही नहीं है कि आपके क्या अधिकार हैं। आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं रहेंगे तो आपके अधिकारों का हनन होना पक्का है। इसलिए मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहे और दूसरे के अधिकारों का कभी भी हनन न करें। आपके अधिकार सुरक्षित रहेंगे, आप दूसरों के अधिकार सुरक्षित रखेंगे तो आपके भी अधिकार सुरक्षित रहेंगे। आप लोगों ने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।